ये है क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसे क्यों पढ़ा जाता है। इसके लिए आपको यहाँ देखना होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अध्ययन को पढ़ने का उद्देश्य है कि हम समझ सकें कि किसी भी व्यापारिक लेन देन का प्रकार एसेट और कैपिटल लायबिलिटी पर कैसे पड़ता है। सिंपल, इसका काम वहाँ पड़ने वाला है जहाँ हमें लेन देन को सही प्रकार से रिकॉर्ड करना होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना होगा। इन शॉर्ट में समझोगे तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग क्रेडिट और डेबिट के इक्वालिटी को समझ सकें। किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर एक रूल आता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए डेबिट और क्रेडिट के रूल को अप्लाई करते हुए इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ते हुए और समझते हुए डेबिट को इक्वल करेंगे क्रेडिट से। इसका रूल क्या होता है ये देखो। अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि अगर हमें क्रेडिट और डेबिट को इक्वल करना है तो ये फॉर्मूला होता है। हमारे किसी भी बिजनेस में अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो तो ये एसेट बिजनेस का एसेट जो होता है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है हमारा बिजनेस का एसेट। और यही एक लौता फॉर्मूला है जिस पे हम पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे, इसके बेसिस को समझेंगे, बेसिक को समझेंगे। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, मतलब कि किसी भी समय पर एसेट का वैल्यू कैपिटल और लाइबिलिटी के समान होता है। यही ये बताया गया है कि एसेट बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैसा कैपिटल? पूंजी जो ओनर लगाता है, प्रोप्राइटर लगाता है बिजनेस में, यहाँ उसकी बात की गई है। इतना सब देखने के बाद हम लोग बुक में देखते हैं इसके मीनिंग को। देखो यहाँ लिखा है अकाउंटिंग According to the dual expect concept, every transaction had two aspect. One is debit and one other is credit. हमने बात किया कि ये जब आप अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करोगे तो उस समय दो रूल होता है, दो चीज़ होता है जो ध्यान में रखना होता है। पहला कि डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। और एक अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डेबिट होता है हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम माना जाएगा कि वो सही है। The above concept of accounting form an equation that is called accounting equation. इसे ही accounting equation कहा जाता है। अगर आपने मैथ में इक्वेशन को देखा होगा तो यहाँ पर इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये देख लो। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो दैट द एसेट ऑफ फॉर्म आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। बताया गया है यहाँ पर कि अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके मदद से हम लोग लाइबिलिटी और कैपिटल के हेल्प से, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के हेल्प से हम लोग बहुत चीज़ पता कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है ये हम लोग इक्वेशन के जरिए निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। इसी को यहाँ पर और सिंप्लीफाई करके बताया गया है कि जो टोटल एसेट होता है, एसेट मतलब क्या? बिजनेस का टोटल एसेट का बात किया जा रहा है। टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी को हम क्या कह सकते हैं? ओनर्स इक्विटी इन द सेंस कि कैपिटल, कैपिटल से बात किया जा रहा है। जो ओनर का जो संपत्ति है उसको बात किया जा रहा है, अगर वो बिजनेस में आता है तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। फिर आगे इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। बिजनेस का जो ओनर पैसा लगाता है, जो ओनर पूंजी लगाता है अपने बिजनेस में, तो वो भी एक तरह से वो भी एक लाइबिलिटी हो जाता है, बिजनेस के लिए बोझ हो जाता है। इसीलिए देखो लाइबिलिटी और टोटल कैपिटल को मिलाकर यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट को बराबर कर दिया जाएगा। अगर इक्वेशन हम लोग जो आगे बनाने वाले हैं अगर उसमें लाइबिलिटी और टोटल एसेट इक्वल आएगा तभी हम लोग मानेंगे कि इक्वेशन का जो हम लोग प्रिपेयर किए हैं वो सक्सेसफुल हो गया है। देखो यहाँ पर लिखा है कि एसेट रेफर टू द रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड आर एक्सपर्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ऑपरेशंस। एसेट हम लोग उसे कहते हैं जो कि बिजनेस का होता है, बिजनेस ओन करता है उसे, और जो फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, आगे के कमाई के लिए वो इस्तेमाल में आता है बिजनेस में। देखो यहाँ पर एसेट से क्या मतलब है? एक व्हीकल है, कोई भी आपका गाड़ी है बिजनेस का तो वो एसेट हो गया। फिर आपका यहाँ आता है आपका स्टोर सप्लायर, ये एसेट हो गया। इक्विपमेंट, बिजनेस में इक्विपमेंट है वो एसेट हो गया। प्लांट है, मशीनरी है, यानी कि फिक्स्ड एसेट जो है वो भी आपका एसेट हो गया। बिल्डिंग है, बिल्डिंग जिस पे आपका बिजनेस चलता है वो भी आपका एसेट हो गया। एसेट मतलब संपत्ति। यहाँ देखो लैंड है जिस पे आपका बिजनेस खड़ा है वो भी आपका एसेट हो गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, जो कि आप ट्रेड रिसीव करते हो, वो भी आपका क्या हुआ? वो भी आपका एसेट हो गया, समझे? फिर इसके बाद यहाँ पर आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी आर डेब्ट पेबल टू पार्टीज एक्सटर्नल टू बिजनेस। इन अदर वर्ड लाइबिलिटी आर क्रेडिटर क्लेम ऑन एसेट।
डेप्ट पेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि कर्ज जो देना बाकी है। लाइबिलिटी का मतलब समझ लो कि बिजनेस का वो एसेट, बिजनेस का वो संपत्ति जिस पर किसी बाहर वाले का अधिकार हो, जिसमें किसी बिजनेस का अधिकार ना हो, किसी बाहर वाले का अधिकार हो। जैसे हम लोग ने यहाँ पर बात किया था कि कैपिटल, जो ओनर पूंजी लगाता है बिजनेस में, वो भी एक लाइबिलिटी हो गया। जो आप लेंडर से हो गया, फिर क्रेडिटर से आप लोग कुछ लेते हो, मतलब कुछ लाइबिलिटी के तौर पर लोन लेते हो बैंक से, फिर क्रेडिटर से कुछ परचेस करते हो, तो वो क्रेडिट पे अगर आप परचेस पर उधारी पे परचेस करोगे तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। देखो लाइबिलिटी में यहाँ क्या क्या आ सकता है? टैक्स पेबल, टैक्स जो पे करना बाकी है वो हो गया आपका। एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो बकाया हुआ है आपका एक्सपेंसेस, जो खर्चा है और वो बकाया है, वो अभी दिलाया नहीं है पैसा, वो बकाया है, तो वो किसी और का पैसा हमारे पास है, तो वो एक बोझ होगा ना, लाइबिलिटी। फिर लाइबिलिटी में आ जाता है एक लोन। मान लो बैंक से हमने लोन लिया, तो लोन क्या है? उसे हम लोगों को चुकता करना पड़ेगा किसी ना किसी दिन, तो वो लोन क्या है? बिजनेस के लिए बोझ है। फिर यहाँ पर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल भी एक बोझ होता है। फिर यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी को समझने के बाद यहाँ हमारा तीसरा आता है कैपिटल। कैपिटल को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को हम लोग ने डिटेल में समझा। देखो यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल में क्या किया जाता है कि कैपिटल इज़ द ओनर्स क्लेम ऑन एसेट आफ्टर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी। देखो अगर कैपिटल को सिंपल भाषा में समझना है तो यहाँ देखो, कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स का जो हिस्सेदारी है, जो ओनर यानी कि जो मालिक है, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो क्या हुआ? जो हिस्सेदारी लगाया बिजनेस में, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस के टर्म में जो हिस्सेदारी, जो ओनर लगाता है, जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में जो हिस्सेदारी पैसा लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल क्या होता है? देखो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। देखो यहाँ पर सिंपल सा बताया गया कि ओनर्स इक्विटी के जब हम बात करते हैं तो इंक्रीज कब होता है? इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। अगर बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया ओनर ने, कैपिटल क्या, अपना हिस्सेदारी इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगा। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी बढ़ोतरी होगा। अगर डिक्रीज कब होगा? जब ओनर, जो मालिक है, उसने क्या किया कि बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो विड्रॉ कर लिया बिजनेस से पैसा, तो क्या हुआ कि बिजनेस लॉस में चल जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंसेस यानी जो खर्चा है, जो देखो बिजनेस क्या होता है? ओनर्स के इक्विटी पे बिजनेस चलता है, ओनर्स के हिस्सेदारी पर बिजनेस का जो एसेट है उसको खरीदा जाता है। तो जो खर्चा है, बिजली का बिल है, वो सामान खरीदना है बिजनेस के लिए, वो सब जितना भी आपका खर्चा एक्सपेंसेस है, उसका पैसा कहाँ से आता है? ओनर्स देता है। ओनर जो मालिक है वो अपना कैपिटल लगाता है और उसी कैपिटल के हेल्प से एक्सपेंसेस को जुटाया जाता है। तो अगर ओनर्स अपना पैसा निकाल लेगा तो एक्सपेंसेस यहाँ पर डिक्रीज होगा, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ टोटल ओनर्स इक्विटी के बारे में बताया गया है कि ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। अगर बिजनेस का जितना भी एसेट है, यहाँ मैंने बताया था बिजनेस का जितना भी एसेट है, उसमें से अगर आप लाइबिलिटी को, जो बाहर वाले लोग हैं उसने पैसा दिया है, उसको अगर आप माइनस कर देते हो, तब क्या निकलेगा? जो ओनर ने पैसा लगाया है, जो ओनर का एक्चुअल हिस्सेदारी है, वो आपका निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि रिप्रेजेंट द ओनरशिप क्लेम एंड टोटल एसेट। ओनर्स इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? जितना भी एसेट है बिजनेस का, जो भी संपत्ति है, एसेट है बिजनेस में, जो भी गुड्स है, फिक्स एसेट है, जितना भी है, वो क्या होता है? वो ओनर्स का इक्विटी होता है, ओनर्स का हिस्सेदारी होता है जो बिजनेस इस्तेमाल में लेता है। फिर आगे है कि ओनर्स इक्विटी आर इफेक्टेड बाय। ओनर्स इक्विटी कैसे इफेक्ट करता है? कैपिटल, कैपिटल अगर ओनर पैसा ज़्यादा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। अगर ओनर्स अपने विड्रॉ कर लेगा पैसा तो सिंपल सा बात है कैपिटल घट जाएगा। ड्राइंग मतलब कि अगर निकाल लेगा तो सिंपल सा बात है कि बिजनेस को लॉस होगा। सिंपल ड्राइंग मतलब होता है कि अगर अपना पैसा अगर बिजनेस से निकाल लेता है ओनर तो उसे ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए, सिंपल। फिर रेवेन्यू होता है तो सिंपल सा बात है कि आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो कैपिटल यानी कि जो ओनर का हिस्सेदारी होता है उसमें ऐड हो जाता है। एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चा है उसका खर्चा का पैसा कहाँ से दिया जाता है? उसका दिया जाता है ओनर्स के पैसे से, सिंपल। फिर यहाँ पर आता है ड्राइंग में बात किया गया है कि ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग आर विड्रॉ ऑफ कैश और अदर एसेट बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर मालिक, बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में से कोई सामान या फिर पैसा निकाल लेता है किसी कारण से, उसे मान लो इमरजेंसी आ गया फैमिली के लिए या कोई पर्सनल कारण से, वो निकाल लेता है पैसा कैश निकाल लेता है या कोई सामान निकाल लेता है, तो सिंपल सा उसे हम ड्राइंग कहते हैं। देखो ड्राइंग डिक्रीज टोटल ओनर्स इक्विटी। सिंपल सा बात है, अगर जो हिस्सेदारी जो बिजनेस में लगाया है, ओनर ने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, अगर मान लो थोड़ा पैसा वो निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ओनर्स का इक्विटी, जो ओनर्स का जो संपत्ति है, हिस्सेदारी है, वो तो घटेगा, डिक्रीज होगा, सिंपल है। आगे है रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू आर द ग्रॉस इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। देखो
ये रेवेन्यू क्या करता है? रेवेन्यू क्या करता है कि जो ओनर्स का इक्विटी होता है उसको इंक्रीज़ करता है। अगर रेवेन्यू हुआ, जो मुनाफा हुआ बिजनेस में, वो क्या करेगा? ओनर्स के इक्विटी को इंक्रीज़ करेगा ओनर्स के इक्विटी को। सिंपल सा यहाँ बताया गया कैसे? जब अर्निंग इनकम, अगर बिजनेस का इनकम होगा, इनकम जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ओनर्स का इक्विटी में मुनाफा होगा, बढ़ोतरी होगा। फिर आगे है कि रेवेन्यू में रिजल्ट फॉर सेल ऑफ मर्चेंडाइज, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस और लेंडिंग ऑफ बिजनेस etc। रेवेन्यू मतलब क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। हमने तो पता है कि रेवेन्यू मुनाफा कैसे होगा बिजनेस का। अगर बिजनेस में से कोई सामान बेचा जाएगा, बिजनेस का कोई सामान बेचा जाएगा और उसमें से जो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो बिजनेस का सेल ऑफ मर्चेंडाइज, जो भी सामान है, जो खरीदा हुआ सामान है, जो आपका करेंट एसेट है, फिक्स एसेट नहीं है बिजनेस का, करेंट एसेट जैसे कि गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये इसको बेचकर कैश को लाना, ये रेवेन्यू कहलाता है। अगर मर्चेंडाइज को बेचते हैं, परफॉर्मेंस एंड सर्विस, या कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर मनी लेंडिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट होता है। देखो, रेवेन्यू यूजुअली रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एसेट। बिजनेस का जो एसेट है, हमने यहाँ पर पढ़ा था एसेट क्या होता है, एसेट लायबिलिटी पढ़ा था ना। तो एसेट क्या करता है? बिजनेस का जो एसेट है, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट, इनडायरेक्टली एसेट का भी बढ़ोतरी होगा, इंक्रीज होगा एसेट। फिर यहाँ पर है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? अगर एक्सपेंसेस को समझना है तो एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है खर्चा। खर्चा यहाँ पर किसका बात किया जा रहा है? ओनर का नहीं, मालिक का नहीं, जो बिजनेस का खर्चा है उसका यहाँ पर बात किया जा रहा है। देखो, एक्सपेंसेस आर द डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। अगर खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, कौन कर रहा है खर्चा? बिजनेस कर रहा है। तो अगर वो इनडायरेक्टली डिक्रीज करेगा ओनर्स के इक्विटी को, ओनर्स इक्विटी इन द सेंस कि जो हिस्सेदारी है, ओनर ने जितना हिस्सा लगाया है बिजनेस पे, उसको इनडायरेक्टली वो कम करेगा, डिक्रीज करेगा, अगर बिजनेस में अगर खर्चा किया जाएगा तब। देखो, फिर है कि एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट होता है, वो कीमत होता है, एक्चुअल लागत होता है जो कि कंज्यूम किया जा रहा है एसेट के द्वारा। एग्जांपल के लिए देख लो कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी यानी कि समझ लो कि उपयोग, जो उपयोग किया जा रहा है, जो रेगुलर बेसिस पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस आ गया। रेंट एक्सपेंसेस, जो मान लो आपका बिजनेस है, वो किसी किराए के बिल्डिंग में चल रहा है, तो वो क्या होगा? आपको रेंट पे करना पड़ेगा, और रेंट क्या होता है? एक बिजनेस का खर्चा होता है। फिर आ गया सप्लायर एक्सपेंसेस। जो सप्लायर होता है उसको आप खर्चा दोगे ना, सप्लायर को खर्चा देना पड़ता है बिजनेस के द्वारा, ये बिजनेस के खर्चा में आता है। एक्सपेंसेस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ड्राइंग हो गया, ओनर्स इक्विटी हो गया। इसके बाद आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो मेन हमें पढ़ना है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन इस चैप्टर का, जिसमें बताया गया है कि जो एसेट होता है, एसेट लायबिलिटी और ओनर्स का इक्विटी, ओनर्स कैपिटल यानी ओनर्स का इक्विटी मिलने, देखो ओनर्स कैपिटल, ओनर्स विड्रॉल, ये सबको प्लस माइनस करके क्या निकलता है? इक्विटी निकलता है। इसके हेल्प से हम लोग सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है आपका, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपका हमेशा यूज़ होगा किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर आप बनाना है तब। देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एसेट तो निकाल सकते हो। यहाँ हमने देखा कि एसेट निकाल सकते हैं। एसेट कैसे निकाल सकते हैं? एसेट में हम लोग लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करेंगे तो वो बराबर होता है एसेट के। तो इन द सेंस कि हम लोग ये कर सकते हैं कि कैपिटल को इधर कर सकते हैं, कैपिटल को इधर करके, हम लोग ने मैथ में देखा होगा, हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल देखो, अगर यहाँ एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, अगर हम कैपिटल को यहीं रखें और लायबिलिटी को यहाँ भेज दी, ये लायबिलिटी क्या है? ये प्लस में है, लायबिलिटी को हम इधर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि अगर एसेट में से अगर लायबिलिटी को घटा दिए तो वो क्या निकलेगा? हमारा कैपिटल। और हमने यहाँ पर जो कैपिटल है, ओनर्स का इक्विटी है, उसमें हमने देखा था कि अगर हम लायबिलिटी में से एसेट में से लायबिलिटी को घटा देंगे तो हमारा कैपिटल निकलता है। वैसे ही सिंपल सा है कि अगर हमने लायबिलिटी निकालना है, बिजनेस का कितना बोझ है वो निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसका भी फॉर्मूला बताया गया है कि लायबिलिटी को निकालने के लिए हम लोग एसेट में से माइनस कर देंगे कैपिटल। कैसे करेंगे? देखो, लायबिलिटी को यही रहने देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग कैपिटल को, जो कि प्लस में है, उसको हम लोग इधर भेज देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो टोटल एसेट माइनस कैपिटल, जो कि हम लोग इधर भेज दिए हैं, टोटल एसेट यानी एसेट में से हम लोग कैपिटल को, यानी जो ओनर्स का हिस्सेदारी है, उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? जो बिजनेस का लायबिलिटी है, जो बिजनेस पर बोझ है, कैसे बोझ है? जो क्रेडिटर लेंडर के द्वारा जो बोझ है उसको, वो निकल जाएगा हमारा। सिंपल यहीं पर यहाँ बताया गया है कि कैपिटल को निकाला जाता है, लायबिलिटी को भी हम लोग निकाल सकते हैं, एसेट का ये जो फॉर्मूला हमको पता होगा उसके हेल्प से। देखो, अभी तो हम लोग को बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के हेल्प से यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन को दर्शाया गया है, जो कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाया गया है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि इधर लायबिलिटी को रखा जाता है, इधर एसेट को रखा जाता है, अमाउंट को दोनों तरफ रखा जाता है, लायबिलिटी का कितना अमाउंट है, एसेट का कितना है।
ऐसे हम लोग बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद देखो लाइबिलिटी में क्या आता है, कैपिटल आ गया, क्रेडिटर आ गया, लोन आ गया, ये सब क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए बोझ होता है। और एसेट क्या होता है, जो कैश है, कैश है बिजनेस का, वो एसेट हो गया। बैंक का जो बैंक में आपका जितना पैसा है वो एसेट हो गया। जो डेबिटर है यानी कि जिससे आपको पैसा लेना है, देना नहीं है, जिससे आपको पैसा लेना है, वो हो गया एसेट हो गया आपका। स्टॉक हो गया यानी गुड्स हो गया आपके बिजनेस में, वो हो गया आपका एसेट। फिक्स एसेट हो गया जो कि आपका प्लांट है, मशीनरी है, ये हो गया आपका एसेट। तो देखो अगर हम लोग लाइबिलिटी को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये 1 लाख आ गया। वैसे ही हम लोग एसेट को इक्वल करेंगे तो ये भी 1 लाख आ गया। अगर दोनों लाइबिलिटी और एसेट इक्वल आ जाता है तो समझना है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, हम लोग पढ़ते थे पहले कि LHS इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये पढ़ते थे ना। वैसा ही सिमिलर में यहाँ पर बताया गया है कि लाइबिलिटी और एसेट इक्वल आना चाहिए। इक्वल आएगा तभी ये हमारा बिजनेस का जो ये कनेक्शन है, जो लाइबिलिटी डेबिट और क्रेडिट का जो अप डाउन है वो बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि द टोटल ऑफ बोथ साइड इज बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल टू द बैलेंस शीट टू द टोटल एसेट स्टैंड फॉर इतना एंड लाइबिलिटी ऑफ इतना। देखो यहाँ पर है कि देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम लोग ने क्या देखा था कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमने ये देखा था कि जो बिजनेस का एसेट होता है वो क्या होता है, कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होता है। तो हमारा एसेट कितना निकला, जब हम लोग ने एसेट को प्लस किया तो वो एक, सपोज कर लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो एसेट को हम लोग ने प्लस किया तो वो 1 लाख निकलता है। 1 लाख यहाँ पर एसेट के जगह पर आ गया। हम लोग को क्या करना है, कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस करके वो बराबर आना चाहिए एसेट के, ऐसा करना है। तो कैपिटल हमारा कितना है, कैपिटल यानी कि जो बिजनेस का जो ओनर है उसने कितना पैसा लगाया है, उसने लगाया है 40,000। तो 40,000 एक जगह आ जाएगा। 40,000 में हम लोग प्लस करेंगे कितना, लाइबिलिटी को, क्या हमारा कैपिटल निकल गया। उसके बाद लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी में क्या आ जाता है, क्रेडिटर आ गया, लोन हमने जो लिया था वो आ गया। 30,000 का जो दोनों हो गया तो 30 कितना होता है, 60,000 यानी 60,000। यानी दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे, कैपिटल को और लाइबिलिटी को प्लस करेंगे तो 1 लाख आता है। तो ये आ गया ना इक्वल एसेट के, एसेट 1 लाख और लाइबिलिटी और कैपिटल 1 लाख। सिंपल इक्वेशन इज सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल होने के बाद देखो यहाँ पर सिंपल सा वही बताया गया है कि हम लोग को क्या करना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख देना है। उसका जो अमाउंट है उसको यहाँ पर नोट कर देना है। उसी के हिसाब से हम लोग को जो एसेट निकालना है, कैपिटल निकालना है, जो हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं, ये यहीं पर बताया गया है। दस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एसेट, किसी भी समय पर, बिजनेस के किसी भी समय पर जो बिजनेस का जो एसेट होता है, बिजनेस का जो संपत्ति होता है, एसेट होता है, वो बिजनेस के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो गया, जो ओनर्स का जो कैपिटल होता है, कैपिटल और जो लाइबिलिटी होता है उसके बराबर होता है। ये हम लोग बार बार देख चुके हैं क्योंकि यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सिंपल। फिर आगे देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट रिमेंबर जो टर्म दिया गया है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे काम करता है, डुअल एक्सपेक्ट पे काम करता है। जैसे देखो हम लोग ने देखा था कि डेबिट और क्रेडिट, 2 एक्सपेक्ट होता है हमेशा, इक्वल टू डेबिट, क्रेडिट और डेबिट हमेशा 2 एक्सपेक्ट काम करता है। हम लोग ने देखा था डबल एंट्री सिस्टम में कि डुअल एक्सपेक्ट पे काम करता है, जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी बिजनेस के लेन देन में डेबिट और क्रेडिट होता है और हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। फिर आगे देखोगे तो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन टोटल and equal to increasing or decreasing in the liability and capital in order to ensure the balance sheet is always balanced। देखो इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी होगा ये मैटर नहीं करता है। हमारा मैटर बस ये करता है कि एट द लास्ट में हमेशा, जैसे हम लोग ने देखा था कि जो एसेट होता है वो बराबर होना चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये हो गया फॉर्मूला, हम लोग ने देख लिया कि एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, उसको कट कर। फिर यहाँ पर है कि देखो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। इसी के फॉर्मूला से हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर हम कैपिटल को एक जगह रखें और लाइबिलिटी को हम इधर भेज दें तो लाइबिलिटी माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे कैपिटल निकल जाएगा। देखो जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, जो बिजनेस में लेन देन होता है, वो अफेक्ट करता है अकाउंटिंग इक्वेशन को। कैसे करता है इसका ये हम लोग देखते हैं। ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 आइटम, ट्रांजैक्शन जो है पहले 2 आइटम को अफेक्ट करता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्ट मोर देन 2 आइटम, 2 से ज़्यादा आइटम को अफेक्ट कैसे करता है ये देखते हैं। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 आइटम कैसे 2 आइटम को अफेक्ट करता है। यहाँ देखो These are such transactions that affect 2 of the accounting equation that are the 2 types। देखो ट्रांजेक्शन अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे कि हम लोग ने इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हम लोग ने देखा कि जो ट्रांजेक्शन एक हमारा एक्सपेक्ट होता है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा 2 आइटम को अफेक्ट करता है। आइटम इन द सेंस कि जो एसेट और लाइबिलिटी से यहाँ पर बात किया जा रहा है। देखो यहाँ पर देखो इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हमने देख लिया कि एक तरफ एसेट बढ़ेगा तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी कैसे बढ़ता है, एक तरफ कैश बढ़ेगा तो दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ेगा। बैंक लोन से हमने देखा कि एक तरफ बैंक का एसेट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है क्योंकि बोझ हमने बैंक से लोन लिया है तो उसे चुकता करना है। फिर यहाँ पर आता है अगर हम एसेट
डिक्रीज़ करेंगे एसेट को, तो किस किस सिचुएशन में, कैसा सिचुएशन में डिक्रीज़ होगा लायबिलिटी, कैसे? देखो, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, अगर हम पेमेंट क्रेडिटर को, अगर हम लोन लिए थे किसी से, उसको पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, हमारा कैश घटेगा। अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा पैसा घटेगा, कैश घट गया, और दूसरी तरफ क्या घटेगा, हमारा लायबिलिटी घटेगा। लायबिलिटी यानी कि बोझ, जो हम पे बोझ सर पर था बिजनेस का कि हमें पैसा चुकता करना है, वो तो घट जाएगा, साथ में हमारा कैश भी घट जाएगा। एक आता है आपका ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग मतलब जो ओनर पैसा निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो यहाँ पर कैश घटेगा, ओनर ने पैसा निकाल लिया, तो फिर कैपिटल भी घटेगा, यानी कि जो बिजनेस का ओनर है वो जो संपत्ति पैसा लगाया है अपना, वो भी उसका जो हिस्सेदारी है वो भी घट जाएगा। देखो आगे यहाँ पर रेंट पे को यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे है डिप्रिशिएशन ऑफ मशीन, यानी मूल्य कम करना। सिंपल सा समझो कि अगर जो मशीन है वो एसेट होता है, अगर मशीन है वो एसेट होता है, अगर उसमें डिप्रिशिएशन आ गया तो डिप्रिशिएशन में यानी मूल्य कम हो गया, मूल्य कम हो गया, मशीन का जो एक्चुअल दाम है वो कम हो गया, तो मशीन का एसेट का वो घट जाएगा, और जो कैपिटल है वो भी घट जाएगा। एज सिंपल इज डैट। इसके बाद एक और सिचुएशन आता है जब हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज इन एसेट फिर डिक्रीज ऑफ एसेट। देखो एक तरफ क्या होगा कि एसेट बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या होगा कि एसेट घटेगा। ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है जिसमें एसेट बढ़े और एसेट घटे भी? इसका देखो, कैश परचेज, अगर हम कैश में सामान लेते हैं तो क्या होगा कि कैश हमारा कम होगा, माइनस होगा, और स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि जो गुड्स है वो हमारा सामान आएगा तो बढ़ेगा ना, सिंपल। फिर एक है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर, अगर जिसको हम लोन दिए थे, जिसको हम पैसा दिए थे, उसको हमें चुकता करना है, पैसा अपना चुकता करना है, वो पैसा दे दिया, तो पैसा दिया तो हमारे बिजनेस में पैसा आ गया, और क्या हुआ, डेबिटर घट गया। डेबिटर भी क्या होता है, एक डेबिटर को एसेट के थ्रू एसेट माना जाता है, कि डेबिटर को बिजनेस का एसेट माना जाता है, सिंपल। फिर यहाँ पर देखो कि डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा कि कैश माइनस होगा, हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था अपने गल्ले में, बैंक के बिजनेस के जो गल्ला है उसमें पड़ा हुआ था वो खत्म होगा, वो कम होगा, और वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो एक तरफ बैंक का बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कैश घट रहा है, और दोनों क्या होता है, हमारा एसेट होता है। एक तरफ बैंक बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज इन एसेट, तो दूसरी तरफ कैश डिक्रीज हो रहा है जो कि हमारा एसेट होता है। ये भी एज सिंपल इज डेट वही बताया गया है। फिर आगे देखोगे तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा आता है जब इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन एसेट, यानी हम लोग ने देख लिया कि जब कैसे इंक्रीज होता है एसेट तो डिक्रीज होता है एसेट। ये हम लोग ने देख लिया कि कैसा कैसा सिचुएशन हो सकता है। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब लायबिलिटी बढ़े और लायबिलिटी घटे एक साथ। देखो लायबिलिटी बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा, कैसे घटेगा ये देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पेबल, यानी ग्रहण, अगर हम बिल को पेबल करते हैं, वो हम उसका एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा बिल पेबल वो बढ़ेगा, और जो क्रेडिटर है हमारा क्रेडिटर घटेगा। जो दोनों होता है बिल पेबल या फिर क्रेडिटर, दोनों होता है जो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी में आता है। ये हम लोग ने देख लिया पहला वाला इन द सेंस कि ये बताया गया है कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू आइटम, एक जो ट्रांजेक्शन लेन देन होता है दो आइटम को इफेक्ट करता है, एक इफेक्ट करता है एसेट को और दूसरा इफेक्ट करता है लायबिलिटी को। ये हमने देखा, कभी होता है कि लायबिलिटी बढ़ जाता है तो एसेट घट जाता है, कभी हमने देखा कि एसेट बढ़ता है तो एसेट घटता भी है, हमने देखा कि लायबिलिटी भी बढ़ता है तो लायबिलिटी भी घटता है एक ही सिचुएशन में। इसका हम लोग ने अलग अलग एग्जाम्पल देख लिया। फिर देखो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है कि ट्रांजेक्शन अफेक्टेड मोर देन 2 आइटम, ऐसा ट्रांजेक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा आइटम को अफेक्ट करता है। देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अफेक्ट मोर देन 2 आइटम, जिससे 2 से ज़्यादा आइटम को जो अफेक्ट करता है, कैसे करता है देखो, सम ट्रांजेक्शन अफेक्ट मोर देन 2 आइटम ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसे, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, एक गुड्स है जिसका कीमत 20,000 है, एक गुड्स का कीमत 20,000 है, उसको हम लोग ने बेचा 25,000 में, उसको हम लोग ने बेचा 25,000 में बेच दिया, तो क्या हुआ, हेयर कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिड्यूस स्टॉक बाई 20,000, यानी कि जो कॉस्ट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो सेल विद द इंक्रीज ऑफ, अगर उसको हम बेचते हैं, यहाँ पर सिंपल सा बताया गया, उसको हम लोग बेचे हैं, कितना में बेचे हैं, 25,000 में बेचे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट ऑफ 5,000, जो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, इतना में हम लोग ने खरीदा, 20,000 में खरीदा और 25,000 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 25,000 में से 20,000 घटाएंगे, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। विथ इंक्रीज ऑफ कैपिटल हमारा बढ़ जाता है 5,000 से। इन अदर वर्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुडविल विल एडेड टू कैपिटल। देखो ऑन द अदर हैंड लॉसेज ऑन सेल ऑफ गुड्स विल रिड्यूस द कैपिटल। ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो एसेट और लायबिलिटी को तो अफेक्ट करेगा, और जो ये
प्रॉफिट हो रहा है वो क्या करता है, जो गुडविल होता है बिजनेस का, मान प्रतिष्ठा होता है उसका, एक अपना गुडविल होता है ना कि हाँ, जैसे कि गूगल कंपनी है तो गूगल कंपनी पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो जितना भी इंफॉर्मेशन बताएगा वो सच बताएगा। तो वो क्या हुआ, वो हम लोग का जो ट्रस्ट है गूगल कंपनी पे, वो गूगल के लिए क्या हुआ, गूगल के लिए वो गुडविल हुआ, एक एसेट होता है। इसीलिए प्रॉफिट और लायबिलिटी को छोड़कर गुडविल भी क्या करता है, गुडविल भी कैपिटल में इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए दो से ज़्यादा आइटम को ये इफेक्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पर दिया है कि अदर हैंड लॉसेज ऑन सेल ऑफ गुड्स विल रिड्यूस द कैपिटल। यह मान लो कि हम लोग का जो फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ तो 5,000 का फ़ायदा हुआ लेकिन 5,000 का नुकसान हो गया, तो क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या किसको अफेक्ट करेगा, सिंपल सा बात है, एसेट को अफेक्ट करेगा, एसेट कम होगा, लायबिलिटी को बढ़ाएगा, लायबिलिटी के साथ ये कैपिटल अकाउंट को भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, कैपिटल अकाउंट को भी ये अफेक्ट करेगा। कैपिटल जो बिजनेस का जो कैपिटल होता है, ओनर्स का जो हिस्सेदारी होता है उसको भी कम करेगा, सिंपल सा बात है। देखो कुछ की पॉइंट है जिसे हमें रिमेंबर करना है, क्या है ये देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन आर, जो मेन कंपोनेंट, अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम आगे देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है उसे हमें बनाना है, तो इसमें किसका ज़रूरत होगा, जो एसेट होता है बिजनेस का उसका हमें अमाउंट पता होना चाहिए, जो कैपिटल होता है उसका अमाउंट पता होना चाहिए, और जो लायबिलिटी होता है आउटसाइडर लायबिलिटी, यहाँ पर कैपिटल तो अलग हो गया, जो आउटसाइडर लायबिलिटी होता है तो वो उसका अमाउंट हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को निकाल पाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए द अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट लॉस एडिशनल कैपिटल ड्राइंग एंड कैपिटल इज नोन एज नेट वर्थ और नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा बात है कि जो ऐसा अमाउंट जो कि प्रॉफिट को और लॉस को, एडिशनल कैपिटल को, जो ड्राइंग है, इस सब को जो मतलब इस सब के होने के बाद जो होता है वो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू निकलता है, एक्चुअल वैल्यू जो निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, नेट वर्थ कहलाता है, या जो नेट वैल्यू कहलाता है बिजनेस का। यानी कि अगर हम प्रॉफिट है बिजनेस का वो निकाल लिए, जो लॉस है उसको हम माइनस कर लिए, जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम प्लस कर लिए, जो ड्राइंग है उसको हम माइनस कर लिए, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा बिजनेस के पास, जो पैसा बचेगा बिजनेस के पास, वो हमारा कहलाएगा नेटवर्थ। हम लोग ने देखा था ना कि अलग अलग ये कंपनी के पास इतना बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है, जो स्टीव जॉब्स है उसके पास इतना करोड़ का नेटवर्थ था, एलोन मस्क के पास इतना था, ये ना वही यहाँ पर नेटवर्थ का बात किया गया है। उसके बाद देखोगे तो टोटल लायबिलिटी इंक्लूड कैपिटल एंड आउटसाइडर लायबिलिटी। देखो यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो कि ओनर यानी कि जो मालिक ने अपने बिजनेस में जो पूंजी लगाया है वो कैपिटल, यहाँ पर उसका बात किया जा रहा है। हम लोग ने देखा था कि बिजनेस अलग एंटिटी होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है वो अलग आदमी होता है, इसलिए कैपिटल क्या हुआ, बिजनेस के लिए बोझ हुआ, लायबिलिटी हुआ बिजनेस के लिए। तो इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है, जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, यानी कि बैंक से आप लोन ले लिए या क्रेडिटर हो गया, लेंडर हो गया, इससे आप लोन ले लिए तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी में आता है। तो हम लोग लायबिलिटी जब भी लेते हैं, हम लेते हैं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, और लायबिलिटी को जब हम लेते हैं, जिसको लेते हैं, तब हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग कैपिटल को अलग रखें और आउटसाइडर लायबिलिटी को अलग रखें। लेकिन होता दोनों है कि कैपिटल जो दोनों होता है बिजनेस में, दोनों को लायबिलिटी ही कहा जाता है। जब हमें बिजनेस का लायबिलिटी निकालना होगा, बोझ निकालना होगा, तो हम लोग लायबिलिटी में दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते समय हम लोग इसे अलग अलग परफॉर्म करेंगे, कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी, सिंपल। कुछ रूल है जो कि क्लासिफिकेशन है, जो बिजनेस के जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हम आगे देखेंगे उसको अफेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ये तीनों हम लोग को देखना है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमने देखा था। तो ये तीनों अकाउंट को कैसे कैसे अफेक्ट करता है इसका देख लो। कुछ रूल होता है, देखो फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रूल, कुछ रूल होता है, रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना होता है। देखो यहाँ पर रूल नंबर 1, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट, अगर एसेट में अगर बदलाव आता है, कैसे आता है, इंक्रीज इन एसेट इन डेबिटेड, अगर बिजनेस में कुछ इंक्रीज होगा, बिजनेस में अगर एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे, अगर बिजनेस में डिक्रीज होगा एसेट तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट का रूल अगर हम आगे देखेंगे तो वो बेहतर होगा, लेकिन इतना समझ लो, इंक्रीज होगा तो हम डेबिट कर देंगे, डिक्रीज होता अगर किसी भी चीज़ को आप देख लो, अगर मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर डेबिट और क्रेडिट का सिंपल सा फॉर्मूला जानना है तो सिंपल सा आप याद रखो, आसानी से आप याद रख लोगे कि अगर बिजनेस में कुछ इंक्रीज होता है बिजनेस में कुछ आता है बिजनेस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर देंगे डेबिट। अगर बिजनेस से कुछ जाता है या फिर कम होता है तो उसे हम क्या कर देंगे,
उसे हम कर देंगे क्रेडिट। सिंपल सा रूल है। तो अगर बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है, अगर आ रहा है इन द सेंस कि हम उसे डेबिट कर देंगे, अगर जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन कैपिटल, अगर कैपिटल में कुछ बदलाव आता है तो तब क्या करोगे, इंक्रीज इन कैपिटल यानी क्रेडिट। अगर बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट, एक बात याद रखो। आपने सोचा कि इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, लेकिन नहीं, कैपिटल क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है, एक बाहर का बोझ होता है, ये बिजनेस का नहीं होता है, ये लायबिलिटी है, इसीलिए हम उसे कैपिटल को क्रेडिटेड कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। और डिक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में घटेगा, जो कैपिटल है हमारा घटेगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। सिंपल। फिर आगे आता है एक रूल नंबर 3 क्या कहता है कि फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में क्या क्या बदलाव आ सकता है यहाँ देखो। इंक्रीजेज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। हमने बात किया था कि कैपिटल क्या होता है, एक लायबिलिटी और बोझ होता है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। वहीं सिंपल यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लायबिलिटी है वो अगर बढ़ता है, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, अगर डिक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। एज सिंपल इज डैट। इसके बाद बेसिक से हम लोग देखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो पूंजी होता है, उसमें कब कब बदलाव आ सकता है, कैसे कैसे बदलाव आ सकता है। देखो यहाँ पर है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट कैन टेक प्लेस ड्यू टू, अगर कोई बढ़ाव, अगर कुछ बढ़ता है या अगर कुछ डिक्रीज होता है, कुछ घटता है कैपिटल अकाउंट में, तो वो कब कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखो, अगर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, यानी कि बिजनेस में अगर एडिशनल कैपिटल आता है या इंट्रोडक्शन होता है कैपिटल का, तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे बोथ इंक्रीजेज इन कैपिटल, यानी कैपिटल हमारा बढ़ भी रहा है और लायबिलिटी भी हमारा बढ़ रहा है। सिंपल। फिर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसे भी हम कर देंगे इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी। यहाँ सिंपल। अगर बिजनेस से विड्रॉ ऑफ कैश, यानी कि अगर जो बिजनेस का ओनर है, मालिक है बिजनेस का, वो क्या करता है, पैसा निकाल लेता है बिजनेस से, तो तब क्या होगा, डिक्रीज, कैपिटल घट जाएगा, डिक्रीज होगा। सिंपल। फिर देखोगे तो विड्रॉ ऑफ गुड्स, अगर जो मालिक है बिजनेस का वो कुछ सामान को निकाल लेता है, इस बार पैसा को नहीं निकालता है, सामान को निकाल लेता है, उसके बावजूद डिक्रीज कैपिटल, जो पूंजी है वो घटेगा। इसके बाद आता है आपका रेवेन्यू या इनकम अर्न, अगर बिजनेस को कोई इनकम होता है या कोई रेवेन्यू होता है जो वो कमाता है, प्रॉफिट होता है, तब क्या होगा, इंक्रीज कैपिटल, वो कैपिटल को बढ़ाएगा, पूंजी को बढ़ाएगा। फिर आता है एक्सपेंसेस और लॉसेज, अगर मान लो कोई नुकसान हो गया या खर्चा हुआ बिजनेस की तरफ से, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल को घटाएगा। कैपिटल इन द सेंस समझ लो कि आपका होता है पूंजी, जो बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक लगाता है बिजनेस में, यहाँ उसका बात किया जा रहा है। फिर यहाँ पर आगे देखोगे तो इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कैसे कैसे जो हमारा फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। यहाँ पर देखो इंक्रीज इन वन एसेट, अगर कोई एक एसेट इंक्रीज होता है तो डिक्रीज इन अनदर एसेट, हो सकता है कि डिक्रीज होगा अनदर एसेट। फिर होता है कि इंक्रीज इन अनदर एसेट, अगर कोई एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमने ये सिचुएशन भी देखा था। फिर हम लोग ने देखा कि कभी होता है कि एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है एसेट, तो कभी होता है कि इंक्रीज होता है कैपिटल, यानी कि कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। हमने देखा है कि कभी कभी होता है कि डिक्रीज होता है एसेट, तो कभी कभी होता है कि डिक्रीज हो जाता है कैपिटल, ये भी देखा। हमने देखा था कि इंक्रीज होता है किसी सिचुएशन में, अगर कैपिटल जो हमारा आउटसाइडर लायबिलिटी, अगर हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है तो क्या होगा कि डिक्रीज इन कैपिटल, वो कैपिटल को घटा भी सकता है। ये हम लोग का अलग अलग सिचुएशन है जिसके बेस में हम आगे इक्वेशन को बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे आता है ट्रीटमेंट का बात किया गया है, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू पेबल या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका बात किया गया है। देखो, अगर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यानी खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो, अगर बिजनेस में जो एम्प्लॉय है उसको हम लोग वेजेस दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहे हैं या सैलरी, जो भी एक ही होता है, वो वेजेस हो गया या सैलरी दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो वो भी एक खर्चा हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लिए हैं तो वो भी एक बिज़नेस का खर्चा है। फिर अगर हम ऑफिस का जो खर्चा है, अगर हमारा ऑफिस है तो बिज़नेस का जो ऑफिस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर वाला बिल आ गया, AC बिल आ गया, फिर आपका अदर अप्लाइंसेस का बिल आ गया, वो जितना भी बिल है वो भी बिज़नेस का खर्चा में इंक्लूड हो जाएगा, बिज़नेस के खर्चा में आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा। फिर यहाँ पर आगे देखोगे तो ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया वाला जो खर्चा है वो क्या होता है, सच एज आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि जो हमारा खर्चा तो है लेकिन बकाया है, ये हम लोग ट्रीटमेंट कर दिए है, पैसा दे दिए है, एक्सपेंसेस का यहाँ बात किया गया है। लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब होता है कि जो बकाया, जिसका हम पैसा नहीं दिए हैं अभी, ये याद रखना। खर्चा तो है लेकिन हम उस खर्चा का भी भरपाई नहीं किए हैं, इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन भरपाई नहीं किए हैं। वेजेस, जैसे कि कर्मचारी को पैसा देना, जो एम्प्लॉय हैं, जो बिजनेस में मेरे काम कर रहे हैं, उसको पैसा देना, अभी हम दिए नहीं है लेकिन वो खर्चा है, एक्सपेंसेस में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी हम मतलब एम्प्लॉय को मेरे सैलरी देना है लेकिन अभी हम दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग में है।
आउटस्टैंडिंग रेंट, महीना लग गया है किराया का लेकिन अभी हम पैसा नहीं दिए हैं तो आउटस्टैंडिंग हो गया, बकाया हो गया खर्चा। फिर यहाँ पर आगे आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड या फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब होता है कि अगर आप एडवांस में कोई चीज़ पे कर देते हो, अगर आप एडवांस में कोई चीज़ पे कर देते हो तो उसके बारे में यहाँ बात किया गया है। यहाँ तो आप उसका इस्तेमाल कर लिए लेकिन आप बकाया है, उसका पैसा नहीं दिए, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है कि प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, आप इस्तेमाल अभी किए नहीं हो लेकिन पेमेंट कर दिए हो। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस विल डिक्रीज कैश। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो कैश को डिक्रीज कर देता है, एसेट को कम कर देता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो कैश को डिक्रीज कर देता है यानी कि एसेट को कम कर देता है। फिर यहाँ पर 3 देखने के बाद यहाँ आगे आता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि रेवेन्यू पेमेंट का बात कर लिया, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट का बात करते हैं। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है कि इनकम रिसीव्ड, यानी कि इनकम रिसिप्ट से आपको समझ सकते हो कि इनकम जो रिसीव्ड हो गया है, सच एज कमीशन रिसीव्ड, यानी कि बिजनेस में कोई कमीशन को रिसीव किया गया है उसका यहाँ पर बात किया गया। फिर है कि डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट मिलता है, अगर आप सामान खरीदते हो मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चर जो करता है प्रोडक्ट को उससे आप सामान खरीदते हो होलसेल रेट में तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या आ गया, रेवेन्यू हो गया बिजनेस के लिए। फिर आपका आ गया कि रेंट रिसीव्ड, अगर आपका जो कोई बिल्डिंग है, कोई आपका लैंड है, वो आपका एसेट कहलाएगा, उस पर आप किसी को किराए पे घर दे दिए हो तो आपको रेंट मिलेगा, तो क्या हुआ, रेंट क्या होगा, आपका रेवेन्यू होगा। फिर होगा आपका इंटरेस्ट रिसीव, आप इंटरेस्ट मिलता है तो वो होगा आपका रेवेन्यू। फिर आता है आगे आपका एक्रीव्ड इनकम या फिर इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी कि आप सामान दे चुके हो लेकिन आपका इनकम अभी रिसीव नहीं हुआ है। मीन्स इनकम अर्नड ड्यूरिंग दिस ईयर बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आप जब भी अकाउंटिंग का जब काम करोगे तो उस समय क्या होता है कि एक्रीव्ड इनकम मतलब होता है कि आप सामान गुड्स को सेल कर दोगे लेकिन सेल करने के बाद अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा उसके बावजूद आप अकाउंट के बुक में उसे आप एक तरह से इनकम के रूप में आप उसे लिख दोगे, नोट कर दोगे, तो उसे एक्रीव्ड इनकम कहा जाता है। यानी इनकम टू ड्यू, यानी इनकम अभी बाकी है, हुआ नहीं है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। सिंपल यहाँ देखोगे तो इसका मतलब वही होता है कि इनकम अर्नड, हम उसे कमा चुके हैं लेकिन हमें अभी मिला नहीं है। सिंपल हो गया, इसका मतलब यही होता है। फिर आगे यहाँ पर आता है कि अनअर्नड इनकम, यानी कि यहाँ पर तो हो गया कि आप उसे कमा चुके हो लेकिन आप पे पैसा मिला नहीं है आपको। यहाँ पर होता है अनअर्नड इनकम, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि आपको पहला पैसा पहले ही मिल गया काम करने से पहले, यानी कि एडवांस में आपको पैसा मिल गया, इनकम हो गया, तो उसमें क्या रहता है कि इंक्रीज इन कैश बैलेंस, जो आपका कैश बैलेंस है उसको इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ द करेंट ईयर, ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए अगर आप काम किया नहीं, आपने सर्विस या फिर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, उसके बावजूद आपको पैसा मिल गया तो वो आपका लायबिलिटी है, उसे एक क्रेडिट के तौर पर देखा जाता है। सिंपल, इंक्रीज लायबिलिटी आपका बोझ बढ़ जाएगा करेंट ईयर के लिए, जो हम अकाउंटिंग का काम करते हैं 1 साल के लिए, उसका बात किया जा रहा है। फिर आगे देखोगे तो ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस ट्रांजेक्शन, यानी कि इसमें देखो क्या आता है कि डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट, एसेट का डिप्रिशिएशन देखा गया है कि सो इट रिड्यूस द एसेट एंड कैपिटल एट द सेम टाइम। अगर एसेट में घटौती होता है, घटता है एसेट, तो इसमें क्या होता है कि एसेट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एसेट और कैपिटल को, एसेट और कैपिटल दोनों को घटाएगा। क्या घटाएगा, जो डिप्रिशिएशन है वो घटा देगा। उसके बाद आता है अमाउंट विड्रॉ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सनल यूज़, यानी कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसा को निकाल लेते हो जो कि मालिक के द्वारा किया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका कैश घटेगा, रिड्यूस कैश। अगर आप पैसा निकालिए तो कैश घट गया, और साथ में क्या होगा, रिड्यूस कैपिटल, जो पूंजी लगाया है, जो ओनर ने पूंजी लगाया है वो भी घट जाएगा। फिर आगे आता है यहाँ पर गुड्स टेकन बाय प्रोपर्टी और डोमेस्टिक यूज़ और प्राइवेट यूज़। अगर देखो प्रोप्राइटर के द्वारा अगर आपका डोमेस्टिक यूज़ यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने अगर पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज़ के लिए वो सामान को निकाल लेता है, सामान को घर खर्च के लिए सामान को निकाल लेता है बिजनेस से, तो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा, इसमें रिड्यूस होगा आपका स्टॉक, यानी गुड्स आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा गुड्स, आपका जो जितना भी गुड्स था ना, स्टॉक था, वो कम हो जाएगा। साथ में क्या होगा, जो पूंजी है, कैपिटल है, वो भी घट जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है तब क्या होगा, इट इज़ एन एक्सपेंसेस एंड सो कैपिटल विल बी रिड्यूस, यानी कि अगर एक्सपेंस होता है कैपिटल पे, अगर यानी कि जो आपका ओनर है, ओनर ने, हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस एक अलग आदमी होता है और जो ओनर होता है वो अलग आदमी होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो क्या किया ओनर ने, क्या किया, बिज़नेस पे इंटरेस्ट चार्ज किया। ओनर ने बोला कि मैं बिज़नेस में इतना पैसा लगाया हूँ, उसमें मेरे को 1 साल में इतना इंटरेस्ट चाहिए, तो वो क्या होगा, बिज़नेस के लिए एक खर्च की तरह होगा, एक्सपेंस की तरह होगा। और साथ में ये क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, कैपिटल विल रिड्यूस, जो ओनर का जो कैपिटल है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, यही बताया गया है, सिंपल।
फिर आगे आता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट लगता है। कि यहाँ एक सिचुएशन हमने देखा जिसमें जो ओनर है उसने क्या किया, इंटरेस्ट लगा दिया बिजनेस के ऊपर। एक सिचुएशन यहाँ देखो, ओनर अलग बिजनेस अलग, अगर दो आदमी अलग है, ये ओनर है ये बिजनेसमैन है। देखो सिंपल सा बात है कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस है और ये उसका मालिक है। इसने क्या किया कि ड्राइंग लिया, बिजनेस से उधारी पर लिया सामान, और क्या किया कि बिजनेस से इस पर इंटरेस्ट लगा दिया कि इतना दिन में अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें चुकता करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा तुम पे 5% 10%। तो क्या किया कि इसको देना पड़ेगा, ये जो है ना, ये जो ओनर है जो मालिक है उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा बिजनेस को सामान लौटाते समय। इसीलिए क्या करता है, ये क्या करता है, कैपिटल विल रिड्यूस सिंस द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज द बोथ फॉर्म इंक्रीज कैपिटल। जो ये हमने देखा, ये क्या करता है, अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट के द्वारा, ओनर से ज़्यादा पैसा मिल रहा है बिजनेस को, तो ये क्या करेगा, बिजनेस का संपत्ति है उसे बढ़ा देगा, इंटरेस्ट करेगा, इंक्रीज़ करेगा कैपिटल को। ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज द डोमेस्टिक एंड, यानी कि जो कैपिटल है बिजनेस का, जो पूंजी है एसेट है, उसको ये बढ़ा देगा, सिंपल। फिर इतना सब लेंदी बेसिक देखने के बाद हमारा आता है आगे, हमारा जो मेन टास्क है जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ना है वो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताया गया है कि कैसे क्या होता है। ये देखो हमारा ऐसा बॉक्स बनता है, हम पहले लिखते हैं एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाने के बाद लिख लेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे बना लेंगे। और हमारा जो भी ट्रांजेक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करना है कर सकते हैं वो ऐड करेंगे। देखो ट्रांजेक्शन होता है, प्रवीण स्टार्टेड बिजनेस विथ इतना, 1 लाख बिजनेस में डालकर वो क्या करता है, बिजनेस को चालू करता है, अपने बिजनेस को चालू करता है। इंडिकेट द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म में हमें दिखाना है, इंडिकेट करना है। देखो हम लोग ऐसा बक्सा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो 1 लाख ये बिजनेस क्या किया, प्रवीण ने क्या किया, बिजनेस में डाला, तो एसेट हमारा कितना बढ़ गया, कैश। ये 1 लाख क्या है, वो कैश है, कैश है तो क्या हुआ, कैश यहाँ पर लिख देंगे एसेट के नीचे। 1 लाख आ रहा है बिजनेस में, टोटल कर देंगे कैपिटल, यानी कैपिटल यानी कि जो मालिक का पूंजी है, हिस्सेदारी है, उसको यहाँ लिख देंगे। कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे। लायबिलिटी अभी हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस 0 लिख देंगे और इसे ऐड कर देंगे। एक ही ट्रांजेक्शन है तो एक ही ट्रांजेक्शन को पहले समझते हैं। टोटल लिख देंगे, कैपिटल का कैपिटल 1 लाख आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 लाख लायबिलिटी प्लस 0, यानी 1 लाख बराबर 1 लाख। क्या होगा, सिंपल, एसेट और लायबिलिटी हमारा जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों बराबर हो गया, यानी कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। फिर यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन आता है, यहाँ देखो, यहाँ है कि आगे देखो, ये ट्रांजेक्शन 2 में बताया गया कि ही परचेज गुड वर्थ, उसने परचेज किया, उसने खरीदा, उसका बिजनेस है तो वो खरीदा, क्या खरीदा, 20,000 का गुड्स खरीदा, 20,000 का गुड्स खरीदा। उसने क्या किया कि 20,000 का गुड्स खरीदा और साथ में क्या किया, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर लगता है ना बिजनेस में, तो फर्नीचर खरीदा 10,000 का। क्या किया, कैश से खरीदा, उसने क्या लगाया था बिजनेस में, 1 लाख रुपया कैश लगाया था, याद है, 1 लाख कैश लगाया था। तो इन द सेंस कि अगर हम 10,000 का फर्नीचर खरीदते हैं तो 20,000 का, और हम गुड्स खरीदते हैं तो टोटल 30,000 रुपया हमको कैश निकालना पड़ेगा, उसे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में इंडिकेट करना है। देखो यहाँ पर हमारा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे, ये जो हम लोग पहला इक्वेशन बनाए थे उसको ऐसे लिखेंगे, ओल्ड इक्वेशन क्या था, जो लास्ट वाला हमारा है ना उसे हम एज इट इज़ उतार देंगे कि हमारा कैश इतना था और कैपिटल इतना था। आगे हमारा क्या क्या आता है, ये देखो, ये हमारा आगे आता है कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। देखो स्टॉक इन द सेंस कि अगर जो बिजनेस का जो गुड्स होता है, बिजनेस का गुड्स को हम लोग स्टॉक कहते हैं, गुड्स नहीं लिखा जाता है, स्टॉक लिखा जाता है। इसीलिए सिंपल सा समझ लो कि, इसीलिए देखो यहाँ पर कि देखो ओल्ड इक्वेशन हमारे यहाँ तक आ गया, हमारा आगे का ट्रांजेक्शन शुरू होता है। बिजनेस में क्या हुआ, कैश हमारा घट जाएगा, हम लोग ने फर्नीचर खरीदा और गुड्स खरीदा 30,000 का, 10,000 प्लस 20,000 यानी 30,000 का, तो हम लोग ने 1 लाख जो लगाया था उसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा, सिंपल। और स्टॉक यानी गुड्स हमारा बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, हमने 20,000 का गुड्स खरीदा तो हमारा यहाँ पर 20,000 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर आ गया, हम लोग जो एसेट है उसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हुए प्लस करते जाएंगे, समझे। फर्नीचर ऐड हो रहा है, फर्नीचर एक एसेट होता है, फर्नीचर ऐड हो रहा है 10,000 का, 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था तो वहाँ पर हम लोग 10,000 ऐड कर देंगे, इक्वल हो गया कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारा ओल्ड था कि कैपिटल लगा था 1 लाख, हमारा फिर कैपिटल में कुछ नहीं होता है और ना ही लायबिलिटी में कुछ होता है, तो सिंपल यहाँ पर देख लो, हम लोग ट्रांजेक्शन को जो प्लस माइनस है वो हम लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, देखो कैश में से हम लोग का 1 लाख था, उसमें से हम लोग 30,000 का सामान खरीद लिया, यानी कि 70,000 हो गया, कैश कम हो गया, 70,000 हो गया, प्लस स्टॉक कितना था, 20,000 का हम लोग ने स्टॉक खरीदा, प्लस फर्नीचर 10,000 का, तीनों को ऐड करेंगे 70, 80, 90, यहाँ से 1 लाख हो गया। और कैपिटल पहले से जो हमारा 1 लाख था वो 1 लाख है, यानी 1 लाख बराबर 1 लाख, यानी इक्वेशन हमारा यहाँ भी सही है।
उसके बाद एट इज सिंपल यहाँ पर देखोगे तो आगे आता है ट्रांजेक्शन 1 हुआ, बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हुआ। प्रवीण ने फिर क्या किया कि गुड्स को खरीदा, फिर गुड्स को खरीदा, लेकिन इस बार क्या किया, कैश देकर नहीं खरीदा, उसमें इस बार पैसा लगाकर नहीं खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा, यानी उधारी पर गुड्स खरीदा। कितना, 10,000 का। तो इसे हम लोग को कैसे ऐड करना है, यहाँ पर देखो हमारा ओल्ड ट्रांजेक्शन ये था, ये हमारा ओल्ड ट्रांजेक्शन आ गया, ये वाला हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। सिंपल यहाँ तो क्या था, 70,000 प्लस स्टॉक था हमारा, फर्नीचर था हमारे पास, कैपिटल था हमारे पास, और क्रेडिटर हमारा अभी आया नहीं था जो अब आ जाएगा। इसे देखो ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या हुआ, 10,000 का क्रेडिट पे आया। इस ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन का यहाँ बात किया जा रहा है, इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि कैश तो हमारा कुछ आता नहीं है, 0 प्लस 10,000 हमारा गुड्स खरीदा आया ना, बिजनेस में गुड्स आया है, भले ही वो क्रेडिट पे आया लेकिन गुड्स आया 10,000 का, तो 10,000 गुड्स आ गया। फिर यहाँ पर फर्नीचर तो कुछ आया नहीं, यहाँ पर 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर कैपिटल तो कुछ हुआ नहीं इसमें, यहाँ पर एज इट इज़ 0 है यहाँ पर। फिर प्लस देखो लायबिलिटी हमारा क्या आता है, लायबिलिटी में क्रेडिटर, हमने पढ़ा था कि क्रेडिटर होता है वो एक लायबिलिटी होता है, यानी कि हमने 10,000 पे उधारी पर हमने क्या किया, गुड्स खरीदा, तो उधारी हमें चुकता करना पड़ेगा, यानी हमारा जो क्रेडिटर है, महाजन है, वो बढ़ जाएगा, यानी 10,000 आ जाएगा यहाँ पर, हमें पैसा देना है, लायबिलिटी हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा 10,000। सिंपल इक्वेशन हम निकालेंगे, 70,000 एट इज आ जाएगा। स्टॉक क्या होगा, 20 प्लस 10 30,000। फर्नीचर हमारा एज इट इज़ उतना ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो। कैपिटल हमारा शुरू से इतना ही है। फिर हमारा एक बढ़ जाएगा, ये जो क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी में क्रेडिटर आ गया जो हमारा बढ़ जाता है 10,000। यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 30 यानी 1,10,000 यहाँ पर आ गया, और कैपिटल पहले से 1,00,000 था, और यहाँ पर लायबिलिटी इंक्लूड हो गया, यानी कि इक्वल टू के बाद यहाँ 1,10,000, इक्वल टू के पहले 1,10,000। ये भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सक्सेसफुल होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रांजेक्शन 4, बिजनेस में एक और ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है, ही रिसीव्ड अ लोन। देखो जो प्रवीण है, प्रवीण ने क्या किया, लोन को रिसीव किया 25,000 का फ्रॉम शिवम। शिवम से, किसी बैंक से नहीं, शिवम एक आदमी है, उससे क्या किया, 25,000 का लोन लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग दिखाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए कि कैसा दिखता है। देखो जो हमारा जो पहले का ट्रांजेक्शन जो है, उसे हम लोग यहाँ पर ओल्ड ट्रांजेक्शन के जरिए यहाँ पर लिख देंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एसेट हमारा क्या था, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, ये सब आया था मेरे बिजनेस में। कैपिटल प्लस लायबिलिटी में क्या था, कैपिटल हमारा लगा था शुरू में इतना, लायबिलिटी हमारा क्रेडिटर था पहले 10,000 का। फिर देखो लोन ऐड होता है, लोन कैसे ऐड होता है, देखो शिवम से हम 25,000 का लोन लिए, लोन 25,000 का लिए, तो देखो कैश यहाँ पर 25,000, कैश हमारा लोन आया, कैश रिसीव किए, यहाँ पर शिवम से हम 25,000 का पैसा लिए, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा ना, 25,000 बढ़ गया मेरे बिजनेस में। और स्टॉक तो कुछ आ नहीं रहा है, ना ही फर्नीचर आ रहा है, इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल हमारा कुछ बढ़ नहीं रहा है, क्रेडिटर हमारा 10,000 का 10,000 है। और लोन देखो, क्रेडिटर अलग होता है, लोन अलग होता है। लोन हमारा बढ़ जाता है 25,000, लोन हम लिए शिवम से, ये दूसरा एंटिटी है, दूसरा आदमी है, और जिससे हम ये लिए थे वो दूसरा आदमी है, इसीलिए अलग अलग बनेगा। ये देखो सिंपल 25,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे, लोन लिख के लायबिलिटी में ऐड कर दिए। फिर इसको इक्वेशन बनाएंगे, देखो 70,000 25,000 95,000, स्टॉक हमारा 30,000 का 30,000 है, फर्नीचर हमारा कुछ चेंज नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर कैपिटल में हम लोग देखते हैं उतना का उतना ही है, 1,00,000। फिर क्रेडिटर हमारा 10,000 का 10,000 है, और लोन बढ़ जाता है, हमारा लोन बढ़ता है 25,000। अगर आप इसे और जो इक्वल टू के बाद है ये, इसको अगर आप इक्वल करोगे तो ये बराबर आएगा, इन द सेंस कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सक्सेसफुल, अभी तक कामयाब है, सही चल रहा है। फिर अब आता है ट्रांजेक्शन 5। हमारे बिजनेस में कुछ और ट्रांजेक्शन होता है, कैसे होता है यहाँ देखो, ही सोल्ड, उसने बेचा, जो प्रवीण है उसने क्या बेचा, जो बिजनेस का ओनर है प्रवीण, उसने क्या बेचा, सोल्ड टू अनुपमा गुड्स। अनुपमा नाम की एक लेडी है, उसको गुड्स बेचा, जो सामान है, स्टॉक बेचा, कितना, जिसका कीमत था 10,000, 10,000 का जो कीमत था, और उसने बेचा कितना, 12,000 में, 12,000 कैश लेकर वो 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, यानी 2,000 का प्रॉफिट, समझे। एंड गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स का कीमत था 6,000। एक तरफ अनुपना को हीट सूट गुड्स टू इतना 10,000 का गुड्स बेचा 12,000 में, और एक और गुड्स बेचा जिसका कीमत 6,000 था, और उसको 7,500 के अंदर क्रेडिट में बेचा। ये कैश में बेचा, याद रखना, ये कैश में बेचा, और जो दूसरा गुड्स था उसको 6,000 का जो था, उसे कितना बेचा, 7,500 में बेच दिया, उधारी पर बेच दिया, अभी पैसा नहीं आया है लेकिन बेच दिया है। तो इसका कैसे करेंगे, ओल्ड ट्रांजेक्शन हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर क्या होता है, फिर देखो एसेट में हमारा 95,000, इतना सिंपल था। एसेट हमारा बढ़ जाता है 12,000, कैसे बढ़ता है देखो, कैश हमारा, कैश बिजनेस में कितना आता है, कैश में हमारा आया ना 12,000 कैश आ गया। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक में हमारा कुछ बढ़ता है नहीं, स्टॉक हमारा घटता है, कितना, 16,000। कैसे देखो, एक जगह हमने अनुपमा को 10,000 का सामान बेचा, और दूसरे तरफ एक किसी और आदमी को हमने 6,000 का सामान बेच दिया, 6,000 प्लस 10,000 16,000 का हमारा स्टॉक घट गया। फिर डेबिटर हमारा बढ़ गया 7,500 का, यानी 7,500 का डेबिटर बढ़ गया। कैसे देखो, क्रेडिट पर, यानी कि हमने उधारी पर सामान बेच दिया, तो हमें पैसा लेना है ना उससे, आज नहीं तो कल वो पैसा चुकता करेगा, यानी डेबिटर, उसे हम लोग डेबिटर कहते हैं। तो डेबिटर में हम लोग लिख देंगे 7,500। फर्नीचर तो कुछ ऐड हो नहीं रहा है, सिंपल।
उसके बाद इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अपना कैपिटल। कैपिटल में 3,500 यहाँ पर प्लस हो रहा है। कैसे प्लस हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ हमने 10,000 का लिया था, 10,000, यहाँ हमने 10,000 का सामान जिसका कीमत था 10,000, उसने हमें बेचा, हमने उसे बेचा अनुपमा को 12,000 में बेचा। यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट आ गया हमारे पास, 2,000 को, और यहाँ पर 6,000 का सामान हमने 7,500 में बेचा, यानी कि 1,500 रुपया बढ़ा के बेचा। यानी कि सिंपल सा बात है, 2,000 और 1,500 कितना होता है, 3,500, यानी हमारा कैपिटल यानी पूंजी बढ़ा, 3,500 का हमें फ़ायदा हुआ, वो कैपिटल में ऐड हो गया। प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर तो हमारा बढ़ा नहीं, और लोन भी हमारा एज इट इज़ 25,000 का उतना ही है। फिर हम लोग इसे इक्वल टू कर देंगे, अपना जोड़ घटाव है जितना करेंगे। ये कैश हमारा 95 और 12 कितना होता है, इतना लिख देंगे। फिर हमारा स्टॉक इतना घट गया था, 30,000 में से इतना माइनस करेंगे, 14,000 आ जाएगा। डेबिटर हमारा बढ़ गया था 7,500 यहाँ पर, तो उसे हम लोग नोट कर लेंगे। फर्नीचर एज इट इज़ है, हम लोग का उतना ही है। कैपिटल हमारा 1,00,000 के साथ 3,500 हम लोग को प्रॉफिट होता है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। क्रेडिटर हमारा उतना का उतना ही है, लोन हमारा उतना का उतना ही है। ये हमारा नी इक्वेशन आ गया, और नी इक्वेशन को अगले इक्वेशन में ओल्ड इक्वेशन के जरिए हम लोग नोट कर देंगे। पहले देखो, ट्रांजेक्शन 6 होता है हमारा बिजनेस में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होता है। कैसे होता है देखो, ही परचेज अ सिक्योरिटी फॉर 20,000। सिक्योरिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस की तरफ से, जो आप समझ सकते हैं, जो आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कराया बिजनेस का इंश्योरेंस कराया 20,000 का। तो सिंपल सा बात है, कैश देकर इंश्योरेंस कराया 20,000 का, याद रखना। तो यहाँ हमारा ओल्ड ट्रांजेक्शन पहले वाला यहाँ पर आ गया एज इट इज़। उसके बाद क्या होता है, न्यू ट्रांजेक्शन हम ऐड करेंगे। बिजनेस में क्या होता है, 20,000 का पैसा देकर सिक्योरिटी कराया, इंश्योरेंस करा लिया, तो हमारा 20,000 यहाँ पर घट गया, 20,000 दे दिया सिक्योरिटी का। फिर देखो, डेबिटर उतना का उतना ही है, फिर यहाँ डेबिटर उतना का उतना ही है, प्लस स्टॉक उतना का उतना ही है। फिर हमारा क्या हो जाता है, फिर हमारा आगे आता है इन्वेस्टमेंट। जो ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी क्या हुआ कि जो आपका जो आप बिज़नेस का इंश्योरेंस कराते हो, वो आपका एसेट होता है, एसेट में उसे गिना जाता है। इन द सेंस कि एसेट हो गया बिजनेस का, ये एसेट होता है, इन द सेंस कि हम उसे एसेट के अंदर ऐड करेंगे। स्टॉक के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट नाम से एक एसेट खोल देंगे, और उसमें हम लोग 20,000 लिख देंगे। 20,000 जो हमारा एसेट है वो लिख देंगे। उसके बाद जो फर्नीचर है, फर्नीचर में कुछ बदलाव नहीं आता है, वो जीरो का जीरो है, सिंपल। फिर कैपिटल में हम क्रेडिटर और लायबिलिटी में हम लोग का क्या था, कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस लोन, हम लोग का ये था। कैपिटल इतना का इतना ही रहेगा, क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर लोन 25,000 का 25,000 है। हम लोग इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं। कैश हमारा इतना में से 20,000 घट गया, 20,000 का हमने सिक्योरिटी ले लिया, तो 1,07,000 में से हम लोग 20,000 को घटा देते हैं, तो इतना आया। डेबिटर उतना का उतना ही है, स्टॉक उतना का उतना ही है। इन्वेस्टमेंट हो गया, 20,000 का इन्वेस्टमेंट बचा हमारे पास, तो ये आ गया आपका फर्नीचर। आप में इसमें कोई चेंज नहीं आया, और यहाँ पर भी इन तीनों में कोई चेंज नहीं आया, बदलाव नहीं आया। अगर आप इसको और जो इक्वल टू के बाद है इसको, अगर आप इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो दोनों साइड में बराबर आएगा, और समझ लेना कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका सक्सेसफुल रहा। फिर आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन होता है। फिर क्या होता है, डिपॉजिट इनटू बैंक। जो प्रवीर क्या करता है, ओनर क्या करता है, बैंक में 50,000 जमा कर देता है। आपके पास कितना था, 87,000 कैश पड़ा हुआ था, उसमें 50,000 आपने क्या किया, जमा कर दिया बैंक में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड इक्वेशन जो यहाँ पर नी इक्वेशन था, वो हम लोग बिजनेस अगले में स्टार्ट कर देंगे। ओल्ड इक्वेशन है यही वाला, लास्ट वाला यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखो क्या होता है कि कैश हमारा 50,000 घट जाएगा, हम लोग ने बैंक में जमा कर दिया, बिजनेस का जो पैसा है 50,000, यहाँ पर कैश हमारे पास कम हो गया। और लेकिन बैंक क्या होता है, बैंक में जो हमारा पैसा है वो बर्बाद तो हुआ नहीं, वो भी हमारा एसेट है, वो हमारा संपत्ति है। तो बैंक से हम लोग यहाँ पर एक अकाउंट खोल लेंगे। यहाँ 50,000 बैंक में हम लोग ने जमा किया था, वो आ गया। डेबिटर हमारा उतना ही है, फिर स्टॉक हमारा उतना ही है, इन्वेस्टमेंट उतना ही है, फर्नीचर उतना ही है, कैपिटल हमारा उतना ही है, क्रेडिटर उतना ही है, लोन इतना ही है। इक्वेशन तैयार करेंगे तो कैश हम लोग घटा देंगे, 87,000 में 50,000 घटा देंगे, 37,000 आ जाएगा। इतना में से, और बैंक में से आप ऐड कर दोगे 50,000 बैंक, इतना में से अगर आप इतना दोनों है, दोनों को ऐड करोगे अलग अलग, तो दोनों इक्वल आएगा। समझना कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक सक्सेसफुल है। फिर ट्रांजेक्शन 8 होता है, ट्रांजेक्शन 7 के बाद 8वां ट्रांजेक्शन होता है। फिर आता है पेड किया जाता है। पेड यहाँ पर क्या किया जाता है, पेड 10,000 टू शिवम। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 25,000 यहाँ पर फोर्थ ट्रांजेक्शन में हम लोग ने 25,000 शिवम से लोन लिया था। तो हमने क्या किया कि शिवम को 10,000 क्या लौटा दिया, पेड कर दिया 10,000 टू शिवम एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट एज अ लोन जो हमने लिया था, वो हमने शिवम से, वो हम लोग 25,000 का लोन लिया था, 10,000 हमने उसे चुकता कर दिया, दे दिया। फिर क्या होता है कि विड्रॉ 1,000 जो होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए हमने निकाल लिया, बिजनेस के लिए हमने निकाल लिया। तो क्या हुआ कि टोटल 10,000 11,000। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 1,000 का जो खर्चा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि ड्राइंग बिजनेस का जो ओनर है वो अपने खर्चे के लिए 1,000 निकाल लेता है। यहाँ पर 10,000 तो उसे दे देता है, और 1,000 क्या करता है, अपने खर्चे के लिए निकाल लेता है। तो हम लोग का कैसे बनेगा, यहाँ देखो, कैश
हमारा कैश कितना निकलता है, 10,000 हमने शिवम को दिया और 1,000 हमने अपने लिए निकाला, यानी 11,000, 10 1 11, हमारा 11,000 माइनस हो जाता है, हमारा 37,000 था यहाँ पर, उसमें से माइनस हो जाता है 11,000। फिर बैंक से तो कुछ लेना देना नहीं है, डेबिटर हमारा कुछ हुआ नहीं, स्टॉक में हमारा कुछ चेंज आया नहीं, इन्वेस्टमेंट उतना का उतना है, फर्नीचर उतना का उतना है। कैपिटल में देखो हमने ये चुकता कर दिया 10,000, वो तो अपनी जगह है, वो हम लोग लोन में माइनस करेंगे, लेकिन जो 1,000 जो हमने निकाला है बिजनेस से, ड्राइंग है, ड्राइंग हमने हमारा कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, हमारा जो पूंजी है उसमें से माइनस होगा, तो 1,000 हम माइनस कर देते हैं। फिर हम लोग क्रेडिटर में से तो कुछ लेना देना नहीं है, 10,000 का 10,000 है। फिर लोन में से, लोन हमने 25,000 का लिया था, 25,000 में 10,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो 10,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे। हमारा इक्वेशन तैयार होता है ये 26,000 ये आ जाएगा घटाने पे, 50,000 का 50,000, डेबिटर उतना ही है, स्टॉक उतना ही है, इन्वेस्टमेंट उतना ही है, फर्नीचर उतना ही है, फिर हमारा कैपिटल उतना ही है, कैपिटल हमारा 1,000 घट जाएगा सिंपल, फिर क्रेडिटर उतना ही है, फिर हमारा लोन में से 25 में से 10 घटेगा, 15,000 बचेगा देना। फिर हमारा इतना जो है, ये जो है इक्वल टू के इधर जो LHS इक्वल RHS दोनों इक्वल आ गया, तो समझना कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपका है वो सक्सेसफुल होता है। और आपका ये ही ऐसे ही बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे ही आपका जो ऐसे ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, एक ट्रांजेक्शन हो गया, फिर ये दिया रहेगा, फिर ये दिया रहेगा, फिर ये दिया रहेगा, फिर ये दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको अलग अलग करके या एक साथ करके, आप एक साथ भी कर सकते हो कि हम इतना बना दिया, उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो आपका ओल्ड ट्रांजेक्शन है उसके बाद से आप ओल्ड ट्रांजेक्शन लिखोगे, उसको ऐसे नीचे में ऐसे करके आप ओल्ड ट्रांजेक्शन लिखोगे और अगला आप स्टार्ट कर दोगे बनाना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। सिंपल, यहाँ पर हम लोग ने आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, उसके हिसाब से आप ऐसे ब्रैकेट बॉक्स में करके आप अलग अलग ट्रांजेक्शन को बनाओगे। सिंपल है, ये बहुत इजी है अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट में अगर आपका LHS RHS के बराबर आ जाता है तो समझना कि आप सही जा रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। और जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, समझे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर भी एक और ट्रांजैक्शन ऐसा दिया हुआ है सिमिलर, इसको भी ज़्यादा देखना नहीं है, एज इट इज़ सिंपल वैसा ही है। लेकिन अगर मान लो हमारा जो मेन चीज़ है, अगर ये 1,000 इतना और इतना दोनों बराबर आ जाता है टोटल करने पर लास्ट में, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बैलेंस शीट में अकाउंटिंग का जो फाइनल इक्वेशन है उसको दर्शाएंगे। ये आप दर्शा सकते हो, नहीं भी दर्शा सकते हो, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, ये देखो। एक तरफ ऐसे बॉक्स बनाया जाता है, बैलेंस शीट को आप लोग देख लो कैसे बनाया जाता है। ऐसे करके एक तरफ लायबिलिटी उसका अमाउंट और एक तरफ एसेट उसका अमाउंट। देखो हमारा क्या था, क्रेडिटर, लोन और कैपिटल, इसको अलग अलग लिख लेंगे। और एसेट का हमारा क्या था, यहाँ पर ये सब जो इतना है एसेट है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो ये है लायबिलिटी है 1,24,400 आता है और हमारा एसेट क्या आता है 1,24,400। सिंपल, दोनों बराबर आ गया, हमारा बैलेंस शीट इक्वल आ गया। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए। फिर इतना होने के बाद अगर आप आगे देखोगे तो बिज़नेस का अलग अलग ऐसे कि देखो ये आपका क्वेश्चन दिया है, आप मैंने बताया था ना कि आप अलग अलग भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो। ये देखो ये ट्रांजैक्शन है, ये आप उसका पहले डिटेल लिखोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे बनता है, यहाँ पर आप ऐसे बॉक्स बना लोगे। बॉक्स बनाने के बाद एक तरफ ट्रांजैक्शन लिखोगे, आपका क्या हो रहा है। जैसे श्री गोपाल कॉमर्स बिजनेस, कॉमर्स मतलब कि बिजनेस में लगाया, बिजनेस में कितना लगाया, कैश लगाया 2,50,000 का कैश लगाया एंड गुड्स लगाए, जो सामान स्टॉक लगाया 20,000 का। तो हम लोग का क्या होता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, यानी कि एसेट इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। यानी हमारे ये देख लिया, ये देखो क्या होता है कि कैपिटल में जैसे आपका ये क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। क्वेश्चन में जो पूछेगा, अगर क्वेश्चन में आपका कैश लगता है तो उसका अकाउंट बना लोगे, स्टॉक आता है तो उसका अकाउंट बना लोगे, डेबिटर आता है, प्रीपेड इंश्योरेंस आता है उसका अकाउंट बना लोगे। अगर मान लो फर्नीचर आता है तो फर्नीचर का अलग अकाउंट बना लोगे और उसी के अकाउंट के नीचे आप उसका अमाउंट ऐड करते जाओगे। और साथ में मान लो ये 2 अकाउंट है, ये ऐड हो गया तो आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, न्यू इक्वेशन बना दोगे, इसको प्लस माइनस कर दोगे, ये हो गया। फिर आप थर्ड बनाना है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड फोर्थ है, तो आप क्या करोगे, थर्ड बनाओगे, फिर आप ये ऐड कर दोगे, उसके बाद आप उसमें माइनस कर दोगे, इक्वेशन बना दोगे। सिंपल इक्वेशन ये निकला, उसमें से आप फोर्थ को आप बना के आप न्यू इक्वेशन ऐसे सिंपल न्यू इक्वेशन ऐसे बनाते लास्ट में आपका ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद ये LHS और RHS यानी डेबिट यानी एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर आ गया। तो समझना कि जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सही बन रहा है और सही बन गया है। तो यही सब बताया गया था इस चैप्टर में। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा समझ सकते हो। तो यहीं तक इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।